you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में कि आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अर्न कर सकें। एक और चीज़ कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली है तो ये आपने 60% काम ख़त्म कर लिया है। अभी आपका जो 40% का काम है वो आप करते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो आप बचे हुए 40% काम को अंजाम देते हो वहाँ पे। अगर आपने 60% काम बहुत ही अच्छे से किया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने आंसर को, तो फिर जो आपका काम है वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें जितनी पूछी गई हैं उसके बेसिस पे आपकी अगर आंसर सीट पे आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो आपने 60% काम किया है वो आपने बिल्कुल परफेक्टली ख़त्म कर लिया है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बनाते वक्त हम ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आंसर को लिखना है, कौन सी चीज़ों को नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों को अपने आंसर में इन्वॉल्व करना है, ये सारी बातों को ध्यान रखते हैं। लेकिन जो दो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये कई बार आपके माइंड को थोड़ा-सा डाइवर्ट कर देती हैं और स्टार्टिंग के जब आप क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करते हो इस डाइवर्शन के बाद, तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत आती है। तो उन 2 पॉइंट्स को सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही पॉइंट आउट कर रखा है, ये है रीच एग्ज़ाम सेंटर ऑन टाइम। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचिए। क्योंकि अगर आप देरी से पहुँचते हैं, तो फिर उसके रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वो सभी आपके फिर देर होंगे। और अगर टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगी तो आपको जो राइटिंग का टाइम है, लिखने का जो वक्त है, वो आपका ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे सबसे पहले आप टाइमिंग पे पहुंचने की कोशिश कीजिए, आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाएं ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें। इसके बाद है कि उन लोगों को अवॉइड कीजिए जो एग्जाम से जस्ट पहले आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स जो कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनेशन से पहले पूछते हो और वो क्वेश्चन का आंसर वही लोग बताएंगे जो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये वो एक चीज़ है जो आपके माइंड पे ब्लिंक कर जाती है कि इसका आंसर मेरे फ्रेंड को तो आता है बट मुझे नहीं आता है, और फिर आप थोड़ा-सा अपने आप को लो फ़ील करना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको उन लोगों को अवॉइड करना है जो लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर उसका आंसर भी खुद ही बताने लगते हैं और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। ये अगर 2 काम आपने बिल्कुल सही-सही कर लिया है तो अब बात आती है आपके एग्ज़ाम की जो आपका आंसर है उसको प्रेजेंट करने की। आप अच्छे से एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ चुके हैं, अगर आप पैनिक नहीं हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, आप सबसे पहले कीजिए एक काम कि जो भी आपको क्वेश्चन सही से आते हैं उनको सबसे पहले टिक आउट कर लीजिए। उनको अगर आप टिक कर लेते हैं तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से आता है। इसमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं जाएगी, लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम आपका जाएगा। बाकी जो आपका टाइम है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद अब प्रेजेंट करने का फर्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पर रखा है वो ये है कि राइट विथ कॉन्फिडेंस एज यू आर इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक टू एग्जामिनर। इस तरीके से उस आंसर को लिखिए, इतने कॉन्फिडेंस से लिखिए कि आप इस टॉपिक को अपने एग्जामिनर को समझा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जो एग्जामिनर है वो इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं तो आप आंसर को बहुत ही अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। वहाँ पर हेडिंग को बोल्ड रखिए, अगर हेडिंग है उस आंसर के अंदर तो हेडिंग को बोल्ड रखिए और हेडिंग के बाद एक लाइन का स्पेस छोड़िए। इसके बाद वहाँ से आप उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो। और हर आंसर को कंप्लीट करने के बाद लगभग 2 लाइन वहाँ पर आप छोड़ दीजिए। 2 लाइन इस वजह से क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कोई आंसर लिखते हैं और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद आ जाता है जो पहले वाले आंसर में लिखना होता है। अगर आप वहाँ पर 2 लाइन नहीं छोड़ते हैं तो आप उन पॉइंट्स को एडजस्ट करने के लिए कहीं भी लिखते हैं और इससे क्या होता है कि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बाद में याद आया था, जो आपसे छूट गया था, उसके फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाते क्योंकि आपने उस चीज़ को स्पेस ही नहीं दिया। एक बढ़िया स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है आपके आंसर को, आपके आंसर सीट में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड पॉइंट है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। जो पॉइंट पूछी गई है पहले उस पॉइंट को फिर सेकंड पॉइंट पे जाइए। ऐसा नहीं कि सभी पॉइंट्स को आप एज ए स्टोरी लिखते चले जाएं, नहीं, आप पॉइंट को डिस्क्राइब भी कीजिए लेकिन स्टोरी राइटिंग से बचिए। स्टोरी राइटिंग कई बार उतनी कारगर नहीं होती है जितनी आप सोच के जाते हैं और स्टोरी राइटिंग करके आ जाते हैं। इससे आपका नुकसान होता है, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर डायग्राम बनाने के लिए आता है आपके एग्जाम में तो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए, लेबल कीजिए डायग्राम को
और पेंसिल से बनाने की कोशिश कीजिए। पेन से बनाने की गलती कभी ना करें, क्योंकि अगर डायग्राम आप पेन से बनाते हैं और उसके अंदर फिर कोई मिस्टेक होती है तो आप फिर उसको दोबारा से पेन से ही ठीक करते हैं और इससे जो आपका डायग्राम है वो बिल्कुल डर्टी दिखने लग जाता है। तो उसको थोड़ा एक अच्छा लुक देने की कोशिश कीजिए अपने डायग्राम को। इसके बाद जो पॉइंट आता है ये है कि जो वर्ड लिमिट है उससे आप स्टिक रहिए। अगर 500 वर्ड का कोई क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स के लिए है, तो ऐसा नहीं कि अगर आप 700 वर्ड्स लिख देंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो जितनी वर्ड्स लिमिट कही गई है उतने ही वर्ड्स का आप अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने आप को ये बता के रखिए कि आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना उसको कवर करना है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को कवर नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक ही क्वेश्चन से स्टिक रह जाते हैं। जो एक क्वेश्चन आया आपको बहुत ही अच्छे से आता है वो आंसर, तो आप उसमें 5 पेजेस बहुत ही अच्छे से आप लिख रहे हैं और आपका टाइमिंग जो है सारा का सारा वो एक ही क्वेश्चन में चला जाता है, बाकी क्वेश्चंस की तरफ आपका फिर ध्यान नहीं जा पाता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए जब भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन के साथ स्टिक नहीं रहना है, आपको सभी क्वेश्चन को बराबर बराबर टाइमिंग देनी है ताकि आप सभी पार्ट्स को अच्छे से कवर कर पाएँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है कि पैनिक नहीं होना है अगर कोई पॉइंट अगर आप भूल जाते हो स्टार्टिंग में। जैसे कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में ही कोई क्वेश्चन आ गया या फिर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ी बहुत इंसान चीज़ें भूल जाता है। अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन के कोई पॉइंट आप भूल रहे हैं तो आप पैनिक मत होइए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। स्टार्टिंग से उसको सोचना स्टार्ट कीजिए ताकि वो आपको जो पॉइंट आप छूट रहा था आपका वो पॉइंट आपको याद आ जाए। एक और चीज़ कि पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आगे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि उनमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो उन क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए जिन क्वेश्चंस को अभी तक आपने अच्छे से देखा नहीं है। सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार बहुत ही बढ़िया से चेक कीजिए और पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन पार्ट्स को बच्चे बहुत जंप करते हैं, ये सभी की प्रॉब्लम है, ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी स्टूडेंट के मन में रहता है कि जो पॉइंट सबसे पहले आता है हम उसी पॉइंट का आंसर देने लग जाते हैं और बीच का अगर कोई पॉइंट छूट गया फिर वो याद भी नहीं आता है आखिरी में, क्योंकि आपने सीधे उसका लास्ट पॉइंट जो है उसे अटेम्प्ट कर लिया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि एक क्वेश्चन में अगर 3 पॉइंट्स पूछे गए हैं, अगर ये क्वेश्चन है फिर ये क्वेश्चन है और फिर ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आइए और इस वाले पॉइंट पे आने के लिए आप एक लाइन को छोड़िए। अगर आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है तो सेकंड का आंसर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं से स्टार्ट नहीं करना है। आपको एक लाइन बीच में गैप देना है, इसके बाद सेकंड के यहाँ से स्टार्ट करना है, इसके बाद आप इसको कीजिए। थर्ड के लिए फिर से आप यहाँ जाइए और यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉपी है, जो आंसर सीट है, उसको एक बहुत ही बढ़िया लुक मिलेगा और नीट एंड क्लीन आपकी आंसर कॉपी दिखेगी। अगर आंसर सीट जितनी आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके रखेंगे अपने आंसर सीट के पेजेस को, जो आपका क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उसको, तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो एक बार में ही चेक कर पाते हैं कि अच्छा आपने ये पॉइंट्स, ये जो टॉपिक्स पूछे थे हमने उनके आपने अलग अलग पैराग्राफ्स में दिए हैं। इससे मार्क्स देने में भी इजी रहता है और आपको एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको मार्क्स ईजिली मिल जाता है। ज़्यादा फिर जो एग्जामिनर हैं वो आपके आंसर में घुस घुस के चेक नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेकर के क्या क्या जाना है। आप सभी को पता है कि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो इस हिसाब से तो आपको सभी रूल्स को फॉलो करना ही है। जो फिजिकल डिस्टेंस रखनी है वो आपको रखना है, फिर अपने हाथ को है बार बार सैनिटाइज करना है, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं छूना है। इसके साथ आपको क्या लेकर के जाना है, आपको लेकर के जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं, वो है आपका एडमिट कार्ड और आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो इग्नू के द्वारा दी गई है। आप उन दोनों को अपने बैग में अभी से ही रख लीजिए। अपने पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड आपका कल एग्जामिनेशन है तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर को भी अपने बैग में रख लीजिए, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है इग्नू के एग्जाम में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें ऑन टाइम कर लेते हैं तो फिर लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है और मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने देखा कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है और खुद को किस प्रकार से आपको पैनिक से दूर रखना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। आप सभी को स्टूडेंट फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक ले स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।